ओम शांति छात्रों, आज हम हिंदी लैंग्वेज का पाठ शब्द सृजन पढ़ने जा रहे हैं। शब्द सृजन अर्थात शब्दों का निर्माण करना। ये तो हम जानते हैं कि हमें अपने मन की भाषा के जो विचार होते हैं उनको आदान प्रदान करने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, और शब्दों से हमारे वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्यों से हमारी भाषा का निर्माण होता है। तो भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं, कभी आपने सोचा है? हर भाषा में नई नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं, और भाषा में नई नई संकल्पनाएं आती ही रहती हैं और हम इनके लिए नए नए शब्द बनाते रहते हैं, और इन्हीं शब्दों के निर्माण को ही शब्द सृजन कहा जाता है। अब ये नए शब्दों की रचना कैसे होती है? शब्द सृजन बेटा 3 तरह से किया जाता है। पहला है मूल शब्द के आरंभ में कई शब्द रूप जोड़कर। ठीक है, जैसे हमारा मूल शब्द है, अब हम बात करते हैं मूल शब्द की। वे मूल शब्द जो ऑलरेडी हमारी भाषाओं में निहित होते हैं वो हमारे मूल शब्द होते हैं, जिसे रूट वर्ड भी बोला जाता है। उससे पहले हमने जो ये शब्दांश लगाया है ये है उपसर्ग कहलाता है। तो शब्द था हमारे पास न्याय, और हमने इसके साथ आ जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया हमारा अन्याय। मूल शब्द है हमारे पास ईमान, हमने उससे पहले जो शब्दांश का प्रयोग किया है वो शब्द है बे, और हमारे मूल शब्द के साथ इसे जोड़कर ये शब्द बन गया हमारा बेईमान। दूसरी तरह क्या होता है, शब्द के अंत में कई शब्द रूप जोड़कर। जैसे शब्द था हमारे पास सुंदर, यानी कि जो सुंदर शब्द है ये हमारा मूल रूप है, मूल शब्द है, और इसके साथ हमने ता शब्द जोड़ा तो क्या बन गया ये वर्ड हमारा सुंदरता। शब्द है हमारे पास ईमान, ये हमारा मूल शब्द है, इसके साथ हमने जोड़ा दार तो क्या बन गया ये हमारा ईमानदार। और तीसरी तरह से होता है दो मूल शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना करना, यानी कि दोनों तरफ मूल शब्द हों। पहला है जैसे हमारा राष्ट्र, ये हमारा मूल शब्द है। दूसरे हमारे पास पिता, ये भी हमारा मूल शब्द है, और इन दोनों को मिलाकर बन गया हमारा राष्ट्रपिता। इस प्रकार से हर भाषा में 3 प्रकार से नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह से बनाए जाते हैं? पहला होता है हमारे पास उपसर्ग द्वारा, दूसरा होता है प्रत्यय द्वारा, और तीसरा होता है हमारा समास द्वारा। आपके पाठ्यक्रम में उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा समास ये शब्द रचना के बारे में बताया गया है। समास शब्द के बारे में हम लोग 10th में पढ़ेंगे। अब ये उपसर्ग होते क्या हैं? अब प्रश्न उठते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। भाषा के वे लघुतम अर्थवान खंड जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात वे शब्दांश जो शब्द किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे उपसर्ग। यानी कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द से यानी कि मूल शब्द के आरंभ में लग जाए और उसके लगने के पश्चात जो शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है वह परिवर्तित हो जाता है, वह अपना रूप बदल लेता है, तो वे क्या कहलाते हैं? हमारे उपसर्ग। जैसे शब्द है हमारे पास देश, हमने इसके साथ जोड़ दिया, पहले इसके मूल शब्द है हमारे पास देश, हमने इसके साथ जोड़ दिया वी, तो क्या बन गया ये विदेश। और इसी देश के साथ हमने शब्द जोड़ दिया स्व, तो शब्द बन गया हमारा स्वदेश। देश मतलब कोई सा भी देश, विदेश मतलब दूसरा देश, स्वदेश मतलब अपना देश। तो एक ही वर्ण शब्द के साथ हमने 2 तरीके से एक नए शब्दों की रचना कर दी है। शब्द और उपसर्गों में अंतर क्या होता है? शब्दों तथा उपसर्गों में यह अंतर होता है कि उपसर्ग शब्दों की तरह अर्थवान तो होते हैं पर स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात इनका भाषा में प्रयोग अलग से स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकता। यानी कि इनके अर्थ तो होती है, जो शब्दांश हम यूज़ करते हैं किसी भी शब्द से पहले जिन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, इनका अर्थ तो होता है लेकिन इनका अस्तित्व नहीं होता। इन्हें हम अपनी भाषा में वैसा प्रयोग नहीं कर सकते जैसा कि हम शब्दों को प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द है हमारे पास, उदाहरण देखिए अब जो है वो अर्थवान तो है, परंतु इसका जो अगर हम भाषा में इसका प्रयोग करेंगे तो ये अर्थहीन हो जाते हैं, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। और जो यश शब्द है ये हमारा मूल शब्द है, इसके साथ जब हमने अप को जोड़ा तो इसका शब्द बन गया हमारा नए शब्द की कौन सी रचना हुई है? अपयश। तो यश का मतलब था प्रसिद्धि होना, यश फैल जाना, और अपयश का मतलब है
किसी बुरे तरीके से, यानी कि नेगेटिविटी से किसी का जब यश फैलता है तो वह अपयश कहलाते। तो केवल एक अपशब्द लगाने से, यानी कि एक अप शब्दांश लगाने से इस यश शब्द का जो अर्थ था वो परिवर्तित हो गया है। शब्द है हमारे पास सिद्ध, जो हमारा मूल शब्द है वो है हमारे पास सिद्ध। और जो ये सिद्ध होते हैं जो ना किसी चीज़ का प्रूफ करना, इसके साथ जो प्र है ये अर्थवान तो इसका मीनिंग तो होता है, परंतु इसका हम अपनी भाषा में एज इट इज़ प्रयोग नहीं कर सकते। ये हमारे शब्दों में, भाषाओं में अपना अस्तित्व नहीं रखता। लेकिन जब हमने इसका सिद्ध के साथ प्रयोग किया तो शब्द बन गया हमारे पास प्रसिद्ध, एक नए शब्द की रचना होगी। सिर्फ प्र शब्द जोड़ने से एक नया शब्द सृजित हो गया, शब्द बन गया हमारा प्रसिद्ध। सिद्ध मतलब प्रूफ करना, प्रसिद्ध मतलब उसका यश फैला हुआ। अब बात करते हैं बेटा उपसर्गों के भेदों की। उपसर्ग के जो मुख्य रूप से हैं, वो जो मेन भेद माने जाते हैं वो 3 तरह के माने जाते हैं। पहला होता है तत्सम उपसर्ग, दूसरा होता है तद्भव उपसर्ग, तीसरा होता है विदेशी उपसर्ग या आकृत उपसर्ग। इन्हीं के अंतर्गत आते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग भी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी। अब बात करते हैं हम तत्सम शब्द। जो तत्सम उपसर्ग होते हैं वो होते क्या हैं, तो पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि तत्सम होता क्या है। तत्सम बेटा वो शब्द होते हैं जो हमारी संस्कृत भाषा से एज इट इज़ हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। समझ में आया बेटा? संस्कृत के वे शब्द जो हमारी भाषा में एज इट इज़ प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। अब बात करते हैं तद्भव। तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द जो हमारी संस्कृत भाषा से अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं वे कहलाते हैं हमारे तद्भव। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शब्द है, तत्सम शब्द है हमारे पास अश्रु। अश्रु मतलब हमारे संस्कृत का वर्ड माना जाता है और इसी का हिंदी रूप है यानी कि तद्भव रूप है आंसू। तो अगर हम अश्रु शब्द प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में तो हम तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अश्रु जो है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। और अगर हम अपनी भाषा में आंसू शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसी अश्रु भाषा ने, मतलब अश्रु शब्द ने अपना रूप बदलकर हमारी हिंदी में स्थान पा लिया है, ये बन गया हमारा आंसू। तो ये क्या बन जाता है हमारा तद्भव। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में एज इट इज़ प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं तत्सम, और वे संस्कृत के शब्द जो अपना रूप बदलकर हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं वे कहलाते हैं हमारे तद्भव। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? जो दूसरे देशों से हमारी भाषाओं में प्रयुक्त हो जाते हैं। इन्हें हम आगत उपसर्गों की संज्ञा भी दे सकते हैं। आगत मतलब दूसरी भाषाओं से आए हुए जो शब्द होते हैं वे हमारे आगत होते हैं या फिर उन्हें विदेशी उपसर्गों का नाम दिया जाता है। तीसरी तरह की जो है वो होते हैं, चौथी तरह की अरबी और फारसी की। यानी कि जो अरबी और फारसी के जो शब्द होते हैं वो जब हमारी भाषा में जो उनके उपसर्ग होते हैं इन्हीं भाषाओं के शब्दों के साथ उनका जब प्रयोग किया जाता है तो वो बन जाते हैं हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग। और पांचवा है हमारे पास अंग्रेजी के उपसर्ग। यानी कि अंग्रेजी भाषाओं के साथ जिन उपसर्गों का हम प्रयोग करते हैं वे कहलाते हैं हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम तत्सम उपसर्ग की। तत्सम उपसर्ग क्या आते हैं? अगर हम इसकी परिभाषा पर जाएं तो जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में संस्कृत भाषा से आ गए हैं तथा हिंदी के तत्सम शब्दों के ही प्रारंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि तत्सम उपसर्ग वे होते हैं जो हिंदी भाषा में हिंदी शब्दों के साथ ही हमारे भाषाओं में प्रयुक्त हुए हैं। एज इट इज़ वो संस्कृत के शब्द होते हैं, उनके साथ उनका प्रयोग किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं हमारे तत्सम उपसर्ग। एग्जाम्पल शब्द है हमारे पास अति, इसका अर्थ जो होता है वो होता है हमारे पास अधिक। अब हमारा जो मूल शब्द है वो है हमारे पास अंत, अंत के साथ हमने जोड़ दिया अति, तो अति प्लस अंत क्या बना हमारा नया शब्द अत्यंत। अति प्लस अधिक, इन दोनों के मेल से नए शब्द की क्या रचना हुई है? अत्यधिक। दूसरा हमारा संस्कृत का जो तत्सम उपसर्ग है वो है हमारे पास अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर और श्रेष्ठ। हमने अधि के साथ पति लगाया, पति जो हमारा वो मूल शब्द है और अधि जो है वो हमारा उपसर्ग है, तो इन दोनों के मेल से नए शब्द की क्या रचना हुई है? अधिपति।
दूसरा है हमारे पास अधि प्लस अक्ष। अक्ष हमारे संस्कृत भाषा का ही उपसर्ग है, शब्द है, मूल शब्द है, और जो अधि है वह हमारे संस्कृत भाषा का ही तत्सम उपसर्ग माना जाता है। तो इन दोनों के में से शब्द क्या बन गया हमारे पास? अध्यक्ष। अब बात करते हैं हम तद्भव उपसर्गों की। मैंने पहले भी बताया कि जो शब्द हमारी संस्कृत भाषा से अपना रूप बदलकर हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव। अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो जिन उपसर्गों का विकास संस्कृत के समास उपसर्गों से हुआ है, यानी कि तत्सम शब्दों से हुआ है, उन्होंने रूप बदल लिया, और जिस प्रकार से जो शब्द होते हैं वे अपना रूप बदलकर हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं, वैसे ही जो उपसर्ग होते हैं वे भी अपना रूप बदलकर हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। तत्सम उपसर्गों को हम संस्कृत के उपसर्ग भी कह सकते हैं और तद्भव उपसर्गों को हम हिंदी के उपसर्ग भी कह सकते हैं। पहला उपसर्ग है हमारे पास आ। इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। निषेध मतलब अभाव मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, और निषेध जो चीज़ मतलब नहीं होती है, उसको नहीं मतलब परमिशन नहीं मिलती है, किसी चीज़ को मना होता है जिस चीज़ का। तो ये शब्द है हमारे पास अ प्लस था मतलब स्थान, अ मतलब जिसका कि था ही ना हो, जिसका कि स्थान ही ना हो, अनलिमिटेड। भय मतलब डर, हमने इसके साथ लगा दिया आया, यानी कि बिना भय के, जिसके अंदर भय की कमी होती है, तो वो क्या बन गया हमारा? अभय। दूसरा तद्भव उपसर्ग है हमारे पास अध। इसका अर्थ होता है आधा। जला हमारा हिंदी का उपसर्ग शब्द है, हमने इसके साथ लगाया अध, तो इनको जोड़कर बन गया हमारा अध जला। मरा हमारा हिंदी का शब्द है, इसके साथ हमने लगाया अध, तो ये बन गया हमारे पास अधमरा। अब बात करते हैं बेटा विदेशी और आगत उपसर्गों की। मैंने पहले ही बताया कि जो विदेशी और आगत जो हमारे पास वो होती हैं शब्द होते हैं, दूसरी भाषाओं से हमारे भाषाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं। विदेशी भाषाओं में जो उपसर्ग हिंदी में आए हैं उन्हें हम आगत या फिर विदेशी उपसर्ग के नाम से जानते हैं। इसमें पहला उदाहरण देखिए, ये है हमारे पास ब। इसका अर्थ होता है के साथ या फिर से। हमने लिया है शब्द नाम, और ये हमारे पास ब, ये जोड़कर बन गया हमारा बनाम। गैर, इसके साथ हमने ब उपसर्ग को जोड़ दिया, शब्द बन गया हमारे पास बगैर। तो यहाँ पर जो हमारे उर्दू फारसी के होते हैं या अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अब मैं इसको अलग से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अरबी और फारसी के शब्दों को। अरबी और फारसी के उपसर्ग है हमारे पास ला। इसका अर्थ होता है बिना। शब्द है हमारे पास ला, और दूसरा शब्द है हमारे पास, यानी कि मूल शब्द जो है वह है हमारे पास परवाह। तो ला हमारा अरबी फारसी का उपसर्ग माना जाता है, परवाह भी हमारा उर्दू फारसी का ही शब्द है। तो इन दोनों के मेल से बन गया हमारा ला परवाह। अब शब्द देखिए बेटा बद। बद का मतलब होता है बुरा। नाम के साथ हमने बद शब्द जोड़ा, तो ये बन गया हमारा बदनाम। सूरत शब्द के साथ हमने बद शब्द जोड़ा, यानी कि उपसर्ग जोड़ा, तो वो बन गया हमारा बदसूरत। तो नाम के साथ और सूरत के साथ सिर्फ एक बद शब्द लगाने से ही इन दोनों का जो अर्थ था वह परिवर्तित हो गया है। अब बात करते हैं हम अंग्रेजी के उपसर्गों की। जो अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं वह अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों के साथ ही उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उपसर्ग है हमारे पास हेड। इसका अर्थ होता है मुख्य। हेड प्लस मास्टर, तो क्या बना वो हमारा? हेड मास्टर। वाइस का अर्थ होता है हमारा पास सहायक, यानी कि किसी भी पद के का जो सहायक होता है वह वाइस कहलाता है। तो हमने इसका प्रिंसिपल शब्द के साथ जोड़ दिया वाइस प्रिंसिपल, तो शब्द के नए शब्द की रचना होगी हमारे पास वाइस प्रिंसिपल। चीफ का मतलब होता है प्रमुख। हमने मिनिस्टर के साथ जोड़ा चीफ, तो ये शब्द बन गया हमारा चीफ मिनिस्टर। समझ में आ गया बेटा? मैं एक बार फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो शब्द की सृजना, जो शब्द सृजन होते हैं वह शब्दों की उत्पत्ति होती है या शब्दों की रचना करना होता है। और शब्द सृजन जो है वो 3 तरह से किया जाता है। पहला उसका तरीका है मूल शब्द के आरंभ में कोई भी शब्द रूप जोड़कर, ठीक है,
कोई भी शब्द रूप जोड़कर उसको एक नए शब्द की रचना करना। दूसरा होता है मूल शब्द के अंत में कोई शब्द रूप जोड़कर हम एक नए शब्द की रचना कर सकते हैं, या फिर दो मूल शब्दों को मिलाकर हम एक नए शब्द की रचना कर सकते हैं। इस प्रकार हर भाषा में 3 प्रकार से शब्द बनाए जा सकते हैं, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। आपके पाठ्यक्रम में उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है बेटा। शब्द और उपसर्ग में क्या अंतर होते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वह भी अर्थवान होते हैं और शब्द भी जो होते हैं उनका भी कोई अर्थ होता है, परंतु जो उपसर्ग होते हैं वे स्वतंत्र नहीं होते। यानी हम अपनी भाषा में उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल है, अब हमारा उपसर्ग है, लेकिन हम इसे अपनी भाषा में एज इट इज़ प्रयोग नहीं करेंगे। ये इस अर्थवान तो है लेकिन इसका अस्तित्व नहीं है। तो जब ये यश के साथ जुड़ेगा तभी ये अस्तित्व में आएगा। तो क्या बन जाएगा? हमारा अपयश। जैसे प्र है, ये अस्तित्व नहीं है इसका हमारी भाषा में, अर्थवान तो है ये, लेकिन जब हम इसका सिद्ध के साथ जोड़ेंगे तब इसका अर्थ निकलेगा। अब उपसर्गों की कितनी तरह के भेद बताए मैंने आपको? तत्सम, तद्भव, विदेशी, अरबी फारसी की और अंग्रेजी की, इसी के ही भेद माने जाते हैं। तत्सम यानी कि संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव यानी कि हिंदी के उपसर्ग, विदेशी यानी कि दूसरी भाषाओं से आए हुए, आगे का मतलब होता है आए हुए जो शब्द होते हैं उनके उपसर्गों के लिए प्रयोग किया गया है। अरबी और फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तत्सम वे शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में एज इट इज़ ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये शब्द संस्कृत से आए हुए होते हैं और हमारी हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से अपना रूप बदलकर हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब ये तत्सम के उपसर्ग क्या है बारे में है, देख लीजिए इसको। और ये तद्भव उपसर्ग यानी कि हिंदी के उपसर्ग होगी, और ये विदेशी उपसर्ग हैं, ये हमारे अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं उनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है, और ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। आप इनको अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी आपको मुश्किल आ रही है या चैप्टर समझ में या कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप फ़ोन के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी इसका एक पार्ट बचा है हमारे पास, प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय के दो द्वारा। तो अभी मैंने पहले सिर्फ आपको एक ही पार्ट बताया है उपसर्ग के द्वारा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा और इससे रिलेटेड आप नोट्स अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। प्रत्यय के द्वारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके बेटा, धन्यवाद।